हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो परसेंटेज की आज सेकंड लास्ट क्लास है और कल हम परसेंटेज को एंड कर देंगे बच्चे। आपका जो चुनाव संबंधित प्रश्न, इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस जो बचा हुआ है वो एक क्लास का चैप्टर है कंप्लीट। तो उससे पहले हमने छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी समेट ली हैं। बहुत बड़ा चैप्टर, अगर मैं कहूँ पूरे सिलेबस में, आपके कंप्लीट सिलेबस में अगर कोई सबसे बड़ा चैप्टर है तो वो परसेंटेज है। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप हैं आपको जो पढ़ने हैं और आपको बहुत मज़ा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा इस चैप्टर को पढ़ने में। के बाद प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा है, नो डाउट प्रॉफिट लॉस उससे भी बेहतर आपको समझ में आएगा, क्योंकि परसेंटेज के ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले एक होमवर्क, आई थिंक मैंने आपको दिया होगा फ्राइडे में, है ना? तो देख लेते हैं, इसे कंप्लीट करके फिर आपको मैं अगले टाइप की तरफ ले चलूंगा भैया, जो वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड टाइप है। मैं कहूं कि अंजू हिंदी के 80 अंक में से 68, गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक लाती है, तो कौन से विषय में सबसे ज्यादा परसेंटेज है? सबका अलग अलग परसेंटेज निकालो और बताओ मुझे जल्दी से क्या होगा। भाई अगर मैं हिंदी की बात करूं तो कितने अंक उसे मिले हैं? 68। और टोटल कितने अंकों का पेपर है? 80 का, और गुणा 100। निकालो और बताओ आंसर। अगर मैं बात करूं किसकी, मैथ्स की, तो मैथ्स में 60 में से 46, यानी कि उसके 46 नंबर आए हैं 60 में से, और गुणा 100। बताओ इसका भी जवाब। उसके बाद अगर हम चलें साइंस की तरफ, तो साइंस में उसके 90 में से 74, यानी कि 74 उसको मिले हैं आउट ऑफ 90 इंटू 100। और चौथा एंड लास्ट है अंग्रेजी, 45 में से 35, तो 35 बटे टोटल कितने नंबर का पेपर है? 45 का इंटू 100। चारों मल्टीप्लीकेशन एग्जैक्ट मत करना, लगभग भी करोगे तो चलेगा, लगभग भी करोगे तो चलेगा। जैसे 20 पंजे 100 और 20 चौकू 80, 4 से जाएगा 17 बार और 17 पंजे 85। भैया 85% तो यहां हो गए। 20 पंजे 100 और 20 तिया 60, और 46 पंजे कितना होता है? 230 बटा 3। कितना हो गया भैया? 3 सत्ते 21, 2 3 छिंग 18। मैंने लगभग लिखा, लगभग, लगभग 76। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट 76 पॉइंट जो 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 भी आएगा, लेकिन मैंने कहा लगभग 76% है। इसके आगे चलते हैं। जीरो से जीरो गया, आ गया 740 बटा 9। लगभग ही बताना, 9 ठे 72, 2 9 दूनी 18, तो लगभग 82%। हालांकि 82 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, लेकिन हमें क्या मतलब, हमें तो एग्जैक्ट बताना है, लगभग बताना है। 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, ये आ गया 700 बटा 9। तो 9 सत्ते 63, 6 9 छिक्के 54, ये भी लगभग 76% है। अब उसने कहा सबसे अधिक परसेंटेज, सबसे अधिक परसेंटेज, सबसे अधिक परसेंटेज तो भैया 85 ये बैठा इसमें, हिंदी में। ऑप्शन बी सही है ना भैया? बात क्लियर है? ये होमवर्क था आपका जो मैंने दिया था। अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, और टाइप ये छुप गया है भाई आपका थोड़ा सा, ये फाइल को सेट करते टाइम हुआ होगा। एनीवे कोई बात नहीं। अगला टाइप नंबर जो भी है आप डाल लेना इसमें। और अगले टाइप अब हम आगे बढ़ाते हैं, वेन आरेख वाले क्वेश्चन। कौन से बच्चे? वेन आरेख। वेन आरेख, सबसे पहले मैं आपको वेन आरेख बताता हूं क्या होता है। आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा वेन आरेख, यानी कि वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। कोई बताएगा मुझे क्या होता है वेन डायग्राम? वेन डायग्राम होता है कि दो लोगों की पार्टनरशिप दिखाता है वो। दो लोगों की पार्टनरशिप कैसे? भाई मान लो मैं आपसे कहूं कि आपके आपके पास दो सब्जेक्ट हैं,
आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? मैं मान लो आपके पास एक हिंदी है और एक गणित है, दो सब्जेक्ट है आपकी क्लास में, दो ही पढ़ने हैं, दो का ही पेपर देना है, दो में ही पास फेल जो भी होना है केवल दो में ही होना है। दो सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से? एक हिंदी और एक गणित। तो एक मैं हिंदी का दायरा बना देता हूं, बोलते हैं ना अपने दायरे में रहे। अपने दायरे में मतलब कि जहां तक तुम्हारी पहुंच है उसी में रहो, अपने दायरे तक सीमित रहो। तो ये हिंदी का दायरा बना दिया मैंने, गोला। यानी कि ये वो लोग हैं, ये गोला क्या दिखाता है? ये गोला वो दिखाता है बच्चा जो लोग हिंदी में पास हुए हैं। मैं पास की बात कर रहा हूं, फेल की भी बात कर सकता हूं, केवल अभी मैं पास की बात कर रहा हूं। मैंने बोला जो लोग, मैं पास का वैन आरेख बना रहा हूं। मैंने आपसे क्या बोला कि मैं पास का वैन आरेख बना रहा हूं, तो मैंने हिंदी का दायरा बना दिया। यानी कि ये सर्कल मैंने बनाया, इस सर्किल ने बताए वो लोग जो हिंदी में पास हुए हैं। ठीक है, एक सर्किल मैंने अलग से बनाया, एक दायरा अलग से बनाया, किसका? गणित का, यानी कि मैथ्स का। ये वो लोग हैं जो मैथ्स में पास हुए हैं, जो मैथ्स में पास हुए हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं यार ऐसे भी तो लोग होंगे जो दोनों में पास हुए होंगे। ये तो केवल हिंदी में पास होने वाले लोग हैं, ये केवल गणित में पास होने वाले लोग हैं। क्या ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो हिंदी और गणित दोनों में पास होंगे? जो हिंदी और गणित दोनों में पास होंगे। आप कहेंगे हाँ जी सर, तो उसे कैसे दिखाया जाएगा? उसे ऐसे दिखाया जाएगा, मैं अगले पेज पे दिखाता हूं आपको कि भाई अगर मैं एक गोला बना दूं, किसका? एक गोला बना दूं हिंदी का और एक गोला बना दूं गणित का, और उसको ऐसे थोड़ा सा कट करा दूं, यानी कि यहां पर लिखता हूं मैं हिंदी और यहां पर लिखता हूं मैं मैथ्स। तो अब आपको ये थोड़ा सा जो डायग्राम दिखाना, इसको बोलते हैं कंप्लीट वेन डायग्राम। कंप्लीट वेन आरेख इसको बोलते हैं। यानी कि जो येलो कलर का गोला है वो दिखाता है हिंदी में पास हुए लोग, पास हुए। जो व्हाइट कलर का गोला है ये दिखाता है गणित में पास हुए लोग। लेकिन भाई जो दोनों का कॉमन बाउंड्री है, जो दोनों का कॉमन बाउंड्री है, ये दोनों का जो कॉमन बाउंड्री है, ये वाला, ये जो दोनों का कॉमन बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या दिखाता है? ये बाउंड्री दिखाता है हिंदी और गणित दोनों में जो पास हुए हैं। दोनों में, हिंदी और गणित दोनों में जो पास हुए हैं भैया, वो दिखाता है ये बीच वाला दायरा। और वेन आरेख के सारे सवालों की कहानी, सारे सवालों का सॉल्यूशन यहीं से शुरू होता है। यहीं से शुरू होता है सारे सवालों का सॉल्यूशन, कहानी। भैया हम सवाल देखेंगे, बहुत बड़े सवाल होंगे। हमें यह देखना है पूरे सवाल को पढ़कर कि दोनों सब्जेक्ट में पास का परसेंटेज दिया हुआ है या दोनों सब्जेक्ट में फेल का दिया हुआ है, बस। अगर मैं आपसे इसी डायग्राम में पूछूं केवल हिंदी वाला दायरा कौन सा है? देखो ये जो दायरा है, ये जो बाउंड्री है, या ये वाला जो एरिया, ये तो दोनों का एरिया हो गया। अगर मैं आपसे कहूं केवल हिंदी वाला एरिया, केवल हिंदी, तो आप कहेंगे सर केवल हिंदी वाला एरिया ये हो गया, केवल हिंदी, केवल हिंदी वाला एरिया, है ना? ये वाला पार्ट हम नहीं लेंगे। मैंने क्या बोला? ये जो ग्रीन कलर का है ये है आपका केवल हिंदी, केवल हिंदी। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं जरा मुझे बताओ केवल गणित, केवल गणित, तो केवल गणित वाला पार्ट ये हो गया, जो ये ऑरेंज कलर का है। ये कौन सा है बच्चा? केवल गणित, केवल गणित। ठीक है, तो वेन आरेख आपको थोड़े से सेपरेट करने आए। वेन आरेख, ये कॉमन वाला पार्ट वेन आरेख का हो गया, जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं या फेल हैं जो भी देगा। ये वाला केवल हिंदी, ये वाला केवल गणित। ठीक है, चलो अब इसके आगे आप सवाल से ही समझोगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है ये, देखना भाई जरा इसे।
सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में, 60% हिंदी में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का मतलब होता है पास, और 8% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? अब वेन आरेख में बनाऊंगा, और यहां पर हम देखो वेन आरेख, अब यहां पास और फेल की बात हुई है। उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। दो तरह की बात हुई है कि भैया उसने बोला है 45% तो इतिहास में और 60% हिंदी में उत्तीर्ण पास हुए हैं। और जो उसने बोला है ना अगली लाइन, वहीं से ही सवाल की शुरुआत करेंगे हम। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया, जो दोनों सब्जेक्ट का दिया होता है सवाल की शुरुआत वहीं से की जाती है, कि दोनों सब्जेक्ट में उसने क्या दिया हुआ है। दोनों सब्जेक्ट में उसने बोला है 8% लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। तो याद रखना, जो दोनों सब्जेक्ट में दिया होगा, अगर उसने दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल दिया हुआ है, तो हम वेन डायग्राम फेल का बनाएंगे। फिर हमें यह पता होना चाहिए कि इतिहास में कितने परसेंट फेल हुए हैं, गणित में कितने परसेंट फेल हुए हैं, या फिर हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए हैं। अगर उसने दोनों सब्जेक्ट में बोला है पास, तो फिर हम वेन डायग्राम भी पास का ही बनाएंगे। फिर हमें यह पता होना चाहिए इतिहास में कितने पास हुए, फिर हमें यह पता होना चाहिए हिंदी में कितने पास हुए। ये बात समझे आप? यानी कि कहानी का सार जो शुरू होता है वो दोनों सब्जेक्ट से शुरू होता है, दोनों सब्जेक्ट में जो दिया होगा। और सवाल का मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक को समझने के लिए ये डिटेल्ड मेथड आपको आना चाहिए। मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उसको समझने के लिए आना चाहिए आपको, रटना रटना नहीं है आपने। भाई ये वाला बनाया और ये वाला बनाया दूसरे वाले का, और वेन आरेख हम किसका बना रहे हैं भाई? वेन आरेख हम किसका बना रहे हैं? वेन आरेख बना रहे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में दिया हुआ है। दोनों सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, तो भैया वेन आरेख फिर फेल का बनेगा। दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है तो वेन आरेख हम फेल का बनाएंगे। फिर हमें यह पता होना चाहिए कि अगर उसने इतिहास में 45% लोगों को पास किया है, तो हिस्ट्री में फेल कितने हुए होंगे? फेल, जल्दी से बताओ। अगर 45% इतिहास में पास हो गए, तो हिस्ट्री में 100 में से 45 घटा दो, 55% फेल हुए होंगे। ऐसे ही बचा, हिंदी में 60% लोगों को पास किया है, तो हिंदी में फेल कितने हैं? हिंदी में फेल कितने हैं? आप कहेंगे सर अगर 60% हिंदी में पास हो गए ना, तो 40% फेल हो गए होंगे। मैंने फिर परसेंटेज भी फेल का ही ढूंढना है कि भैया इतिहास का ये वाला हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का गोला, ये वाला हिंदी का गोला। तो इतिहास में फेल कितने हैं? हमें यहां 45% से मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है दोनों सब्जेक्ट में जो फेल दिया हुआ है। तो फिर हमें इतिहास का भी फेल परसेंट पता होना चाहिए और हिंदी का भी फेल परसेंट पता होना चाहिए। तो इतिहास में अगर 45% पास हुए, तो फेल कितने? 55%। तो ये पूरा गोला 55% का होगा। हिंदी में अगर 60% पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे? 40%। तो ये येलो वाला गोला 40% का होगा। और दोनों सब्जेक्ट में कितने फेल हुए? 8%। उसे हम यहां पर रखेंगे। दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं उसे हम बीच में रखेंगे, 100 में से नहीं घटाएंगे। कभी आप 100 में से 8 को घटाने लगो ना, दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है, तो 8% को हमने बीच में रख दिया, क्योंकि हम फेल का ही वेन डायग्राम बना रहे हैं। यहां तक कुछ समझो, फिर मैं और थोड़ा आगे बढ़ता हूं। सवाल बहुत आसान है, समझने में थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन अगला सवाल आप मुझसे भी पहले दे दोगे आंसर। मैंने आपसे क्या बोला? आपने सवाल को पढ़ के ये देखना है कि दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है या पास परसेंट दिया हुआ है। दोनों सब्जेक्ट में फेल का परसेंट दिया है, वेन आरेख फेल का बनेगा। दोनों सब्जेक्ट में पास का परसेंटेज दिया हुआ है, वेन आरेख पास का बनेगा। अब यहां उसने बोला 8% दोनों सब्जेक्ट में फेल है, मैंने कहा वेन आरेख फेल का बनेगा। तो हमें 45% इतिहास में पास दिया हुआ था, हमने कहा 100 में से घटाकर बताओ फेल कितने हैं? 55%। हमें 60% हिंदी में पास दिया हुआ था, मैंने कहा 100 में से घटा के बताओ। आपने कहा सर 40% हिंदी में फेल है। दोनों सब्जेक्ट में 8% फेल है।
अब अगर मैं आपसे कहूं केवल 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 हिस्ट्री में कितने फेल हैं, जरा बताना। केवल हिस्ट्री में, केवल हिस्ट्री में कितने फेल हैं? आप कहेंगे सर ये पूरा गोला 55 का है, पूरा गोला 55 का है ना, उसमें से 8 घटा दो। 47% लोग हैं जो केवल हिस्ट्री में फेल हैं। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं केवल हिंदी में कितने फेल हैं, केवल हिंदी में, क्या बोला बच्चा मैंने? केवल हिंदी में, केवल हिंदी में। तो आप कहेंगे सर ये पूरा गोला 40% का है, हिंदी वाला है ना 40% का, 8 घटा दो तो केवल हिंदी में आ गया 32% फेल। केवल इतिहास और केवल हिंदी का दोनों का आ गया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कुल फेल कितने हैं, कुल फेल, कुल फेल कितने हैं? आप कहेंगे 47 इतिहास में, 32 केवल हिंदी में और 8% दोनों में। तो कितना आ गया? 87% आ गया टोटल फेल। भाई 47% केवल इतिहास, 32% केवल हिंदी और 8% दोनों, यानी कि टोटल 87% लोग हैं जो फेल हैं। आपसे क्या कह रहा है, दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट पास हुए हैं। तो अगर मैं आपसे कहूंगा कुल पास कितना हो गया, भाई 87% अगर फेल हैं तो 100 में से 87 घटा दो सर, 13% जो होंगे वो क्या होंगे, वो कुल पास होंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब। ठीक है भाई। अब मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक के लिए आपको ये डिटेल लाना बहुत जरूरी था। आपको ये डिटेल भी बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक के लिए समझना बात को। ये सब मैं रफ कर रहा हूं, ये सब रफ कर रहा हूं, कुछ जरूरत नहीं, मुझे डायग्राम बनाने की भी इवन जरूरत नहीं है, मुझे डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। आप पेन को साइड में रख दो। भाई साहब मानते नहीं हो आप मेरी बात, ये जो, हाँ आप रख दो, रख दिया ना। अब सुनो, बड़े गौर से सुनना। मुझे एक बात बताओ, जब मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, जब मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, इतिहास की, तो मैं पूरे गोले की बात कर रहा हूं ना बच्चे। जब मैं इतिहास की बात कर रहा हूं तो क्या मैं इस पूरे गोले की बात कर रहा हूं? वो कहां गया यार, हाँ ये वाला। जब मैं इतिहास की बात कर रहा हूं तो इस पूरे गोले की बात कर रहा हूं मैं। अब समझना, पूरे गोले की, इस पूरे गोले की मैंने बात करी कब, जब मैंने इतिहास की बात करी है। ये पूरा गोला जो चमकेगा अब, क्या इस इतिहास को बोलते समय ये 8% इसके अंदर आया है? देखो, ये जब मैं इतिहास की बात कर रहा हूं तो ये 8% इसके अंदर आ गया ना, इतिहास को काउंट करते समय। इतिहास को काउंट करते समय क्या ये 8% इसके अंदर आ गया? यस। जब मैंने क्या बोला, जब मैंने बोला इतिहास में, अब मैं फेल परसेंट निकाल रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं फेल का परसेंटेज निकाल रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, मैंने इतिहास में परसेंटेज पूछा फेल का, आपने कहा सर 55%। और जब मैं 55% मैंने बोला तो ये 8% इसके अंदर आ गया, जो दोनों का था, जो दोनों का था वो 8% इसके अंदर आ गया। प्लस जरा मुझे बताना हिंदी में कितने फेल हैं? तो जब मैं हिंदी की बात कर रहा हूं तो भैया ये 8% इसके अंदर आ गया, ये 8% फिर से इसके अंदर आ गया। हिंदी में कितने फेल हैं? 40%। क्या आप एक बात समझे कि जब आपने इतिहास का परसेंटेज पूछा, जब आपने इतिहास का परसेंटेज बोला तो भी ये 8% इसके अंदर आ गया 55 के। जब आपने 40% हिंदी का लिखा तो भी ये 8% इसके अंदर आ गया। भाई जब मैं इधर हिंदी की बात करूंगा तो 8% इधर चला गया, जब मैं इतिहास की बात करूंगा तो 8% इसके अंदर आ गया। क्या 8% को 2 बार मैंने काउंट कर लिया?
रिलैक्स करके सोचना इस बात को। क्या मैंने 8% को 8% को 2 बार काउंट कर लिया? मैंने 55% लिखा हिस्ट्री वाला, तो ये 8% इसके अंदर आ गया। मैंने 40% हिंदी वाला लिखा, ये 8% उसके अंदर चला गया। क्या 8% 2 बार चला गया? तो एक बार माइनस करना होगा भाई, एक ही बार लिखा जा सकता है, तो एक बार माइनस कर दो 8% को। अब आपको ये कुल कुल फेल परसेंट मिल गया। कितना है? 95 -8, 87%। लो, आपको पीछे इतना सब कुछ करके 87% मिला था, यहां ऐसे ही मिल गया। पास निकाल दो 13%। आपको ये वेन आरेख भी जरूरत नहीं है, आपको वेन आरेख डायग्राम की भी जरूरत नहीं है। आपने ये माइनस का 8% क्यों किया? क्योंकि आपने 8% को 2 बार काउंट कर लिया था, 55% को लिखते समय भी और 40% को लिखते समय भी। तो एक बार का 8% मुझे माइनस करना है। कोई जरूरत नहीं है आपको ये वाला तरीका करने की। आप ये समझो और बिना सोचे समझे बस। हाँ, शुरू वाली बात ध्यान में रखनी है। कौन सी? कि जो दोनों सब्जेक्ट में दिया होगा वो परसेंटेज हमें निकालना है। दोनों सब्जेक्ट वाला परसेंटेज ही हमें चाहिए। दोनों सब्जेक्ट में अगर फेल बोला है तो भैया अलग अकेला अकेला भी फेल का परसेंटेज चाहिए। दोनों सब्जेक्ट में पास बोला है तो अकेले अकेले का भी पास का चाहिए। चेहरा कहां से आया? अरे, अगर 87% फेल है तो पास कितने होंगे? 100 में से 87 घटा दो भाई, 100 में से 87 घटा दो, 13 नहीं आएगा। आगे चलूं, अगला सवाल उड़ा दोगे ना? अब उड़ा दो तो इस सवाल को जल्दी से, और बताओ मुझे इसका जवाब क्या होगा। ये जो हंस रही है दुनिया, मेरी नाकामियों पे ताने कस रही है दुनिया। कह रहा है, एक परीक्षा में 80% भौतिक में और 70% रसायन में पास हुए। अलग अलग से मतलब नहीं है, दोनों का क्या दिया हुआ है। जबकि 15% दोनों में फेल हुए हैं। भाई साहब, उसने बोला 15% दोनों में फेल हुए हैं, तो फिर हमें भौतिक का भी फेल परसेंट चाहिए, हमें रसायन, हमें केमिस्ट्री का भी फेल परसेंट चाहिए, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट फेल का दिया हुआ है। कह रहा 325 दोनों में पास हुए, ये तो बाद का काम है। सबसे पहले बताओ, दोनों में हम क्या करेंगे? हम फेल की बात करेंगे। तो बोथ, दोनों का फेल क्या दिया हुआ है? दोनों का फेल दिया हुआ है 15%। फिजिक्स का क्या दिया हुआ है? फिजिक्स का 80%। अगर 80% अगर फिजिक्स में पास हुए, भौतिक में पास हुए, तो फेल कितने होंगे भैया? 20%। 100 में से घटा दो 80 को। 70% केमिस्ट्री में पास हुए, 70% केमिस्ट्री में पास हुए, तो फेल कितने होंगे? 100 में से 70 को घटा दो भाई। 70% अगर पास हो गए केमिस्ट्री में, तो फेल कितने? 100 में से 70 को माइनस कर दो, 30% फेल। क्योंकि हम फेल का ही परसेंटेज ले रहे हैं, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट में फेल दिया हुआ है। बस भाई, फिजिक्स में कितने फेल? 20। केमिस्ट्री में कितने फेल? 30। और 15 दोनों वाले को माइनस कर दो, दोनों वाले को माइनस कर दो। ठीक है, दोनों वाले को माइनस कर दिया, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो गया, 30 को काउंट करते समय भी और 20 को काउंट करते समय भी। तो ये आ जाएगा 50 - 15, यानी कि 35%। अब ये 35% क्या है? जो फेल है। तो भैया पास कितने हो जाएंगे फिर? 100 में से 35 घटा दो, जो फेल है वो घटा दो, 65% जो होंगे ये हमारे पास हो जाएंगे। अब सवाल ने बोला भैया पास तो 325 लोग हुए हैं, 325 लोग, तो 65% की वैल्यू कितनी है? 325। तो 100% की वैल्यू बतानी है। ये 5 बार जाएगा, 6 पंजे 30, 5 पूरे 25। तो 100% कितना हो जाएगा? 5 × 100 विल गिव 500 एज आंसर।
बोलो मजा आया? कोई डायग्राम फायग्राम बनाने की जरूरत पड़ी आपको? कोई जरूरत ही नहीं है भाई। आगे बढ़ो, इसका जवाब बताओ। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल तो पल मेरी ही है। बारिश शुरू हो गई भाई यहाँ तो। बताओ जल्दी से आंसर बताओ भाई, क्या होगा? टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी यार। कह रहा है कि एक ऑफिस में 55% चाय पीना पसंद करते हैं, 60% कॉफी पीना पसंद करते हैं, 45% दोनों पीना पसंद करते हैं। तो कितने परसेंट हैं जो कम से कम एक चाय पसंद करते हैं? अब यहाँ पास फेल वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब यहाँ पास फेल वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो ये तो और भी आसान है। जब सवाल वेन आरेख वाला हो और पास फेल वाला कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो। अब यहां तो कह रहा है कि भैया ऑफिस में 55% चाय पीना पसंद करते हैं, 60% कॉफी पीना पसंद करते हैं और 45% दोनों पी लेते हैं। अब कह रहा है बताओ कम से कम एक कितने लोग पीते हैं, यानी कि पीना जरूर है। ऐसे भी लोग होंगे जो कुछ भी नहीं पीते, ना चाय ना कॉफी, हमें उनसे मतलब नहीं है। ये कह रहा है ऐसे लोग बताओ जो कम से कम एक तो पीते हैं, तो चाय या कॉफी। दो चलेगा, दोनों चलेगा। भाई एक बात बताओ, एक ऑफिस है, उसमें 100 लोग हैं, उसमें 100 लोग हैं, जिनमें से 20 लोग ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। अब 80 लोग हैं। अब जो ये 80 लोग हैं, ये कौन है? ये पीने वाले लोग हैं। या तो चाय पीते हो, या कॉफी पीते हो, या दोनों पीते हो। यानी कि कम से कम एक चीज तो पीने वाले लोग ये हैं 80। यस और नो? तो ये वही कह रहा है। बताइए कितने परसेंट लोग हैं जो कम से कम 1%, एक चाय या कॉफी में से कुछ तो पीते हैं। तो जब भी ऐसा सवाल हो जिसमें पास या फेल ना हो, तो ये तो और भी आसान है। इसमें तो सीधा सीधा क्या करना है, 55% जो चाय पीते हैं, 60% जो कॉफी पीते हैं, और उसमें से 45% माइनस कर दो जो दोनों पीने वाले हैं। क्योंकि हमने 55% में भी 45 को ले लिया था, हमने 60% में भी 45 को ले लिया था, दोनों में ले लिया था हमने। तो एक बार का 45 माइनस करना पड़ेगा। तो 105 माइनस 115, 115 माइनस 45 कितना आ गया भैया? 70%। यानी कि 70% ऐसे लोग हैं जो कम से कम कुछ ना कुछ पीते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। इस पे आ जाओ भाई। अच्छा एक बार थम्स अप करके वो लोग बताओ जिन्होंने सैटरडे और संडे में जितनी भी परसेंटेज की क्लास हुई है, सबकी वर्कशीट और क्लास क्वेश्चंस को दोबारा लगा लिया। क्लास क्वेश्चन मतलब कोई एक चीज तो लगाई है। वर्कशीट जिन्होंने सारी कंप्लीट की है, या क्लास क्वेश्चन दोबारा कंप्लीट किए हैं, ऐसे कितने लोग हैं? कितने प्रतिशत भारतीय? बोलो, देखना चाहता हूं कितने लोग रेस में और आगे निकल रहे हैं। कह रहा है 600 विद्यार्थी भौतिक तथा रसायन के एक टेस्ट के लिए चुने जाते हैं। 600 लोग, अरे वाह! इतने सारे थम्स अप। सारे लोग ही हो क्या आप? आगे दौड़ रहे हो सारे। कह रहा 35% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में फेल हो जाते हैं। ये 35% भौतिक में फेल है, 45% रसायन में फेल है, और 40% दोनों में पास है।
मैंने आपसे बोला दोनों में अगर पास दिया हुआ है तो फिर हमें वेन डायग्राम भी पास का ही बनाना पड़ेगा। तो भैया हम वेन डायग्राम भी किसका बनाएंगे? पास का। तो दोनों सब्जेक्ट में कितना परसेंट पास दिया हुआ है? आप कहेंगे सर दोनों में 40% पास दिया हुआ है। यस और नो? यस। कह रहा 35% भौतिक में फेल हो गए, हमें पास चाहिए। तो भौतिक यानी कि फिजिक्स में अगर 35% फेल हुए हैं तो पास कितने हैं? 100 में से 35 घटा दो, 65% पास है। फिर रसायन यानी कि केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री में क्या बोला? 45% केमिस्ट्री में फेल हो गए। हमें फेल से मतलब नहीं है, पास कितने हैं? 100 में से घटा दो 55। अब कुल पास कितने हैं? कुल पास आप कहेंगे कि सर 65 प्लस 55 और उसमें से दोनों वाला माइनस कर दो, क्योंकि 65 को लिखते समय भी हमने 40 को ले लिया और 55 को लिखते समय भी हमने 40 को ले लिया। 2 बार 40 ले लिया है तो एक बार माइनस करना होगा। ये आ गया 120 माइनस 40, यानी कि 80% लोग पास हुए हैं। अब कह रहा है कितने फेल हुए हैं, संख्या। तो आपको पता है कि अगर 80% पास हैं तो फेल कितने हैं? 100 में से घटा दो, 20% फेल है। भाई 100 में से माइनस कर दो, 20% फेल है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 600। तो 600 का 20% निकाल दो। आप कहेंगे 6 दूनी 12, 120, 120। लास्ट सवाल करें, फिर इसके बाद टाइप चेंज करते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में 36% हिंदी में अनुत्तीर्ण फेल, 42% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण फेल, दोनों विषय में उत्तीर्ण, दोनों सब्जेक्ट में क्या दिया हुआ है? उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 70% थी। यदि उत्तीर्ण होने वाले कुल 156 हैं तो कुल कितने छात्र उस परीक्षा में सम्मिलित हुए? टोटल कितने हैं? और हिंदी में अनुत्तीर्ण, केवल हिंदी में कितने अनुत्तीर्ण हैं? बताओ क्या है? केवल हिंदी में। वो तो बाद की बात है, देखेंगे जरा उसे भी। अच्छा सवाल है ये। अब दोनों सब्जेक्ट में उसने पास दिया हुआ है भैया, फिर हमें सारे के सारे परसेंटेज पास के चाहिए। दोनों सब्जेक्ट, दोनों में कितना दिया हुआ है पास? 70%। हिंदी में, भाई हिंदी में उसने बोला है 36% अनुत्तीर्ण है, फेल है। पास कितने होंगे? अगर 36% फेल हैं तो 100 में से 36 घटा दो, 64% पास होंगे। दूसरा, इंग्लिश, इंग्लिश में उसने बोला है 42% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण। अगर 42% अनुत्तीर्ण है तो फेल कितने होंगे? फेल, सॉरी फेल तो दिया हुआ है ना 42, पास कितने होंगे? 100 में से 42 घटा दो, 58, 58। अब हमें कुल पास चाहिए। कुल पास, कुल पास कितना है? आप कहेंगे कि सर कुल पास कितना है? आप कहेंगे सर 64 प्लस 58 माइनस 70, जो दोनों वाला है। 8 4 12, 6 और 5 11 और 1 12, माइनस 70, जीरो, 12 में 7 गए, सॉरी 2, 12 में 7 गए 5, यानी कि टोटल जो है 52% पास है। टोटल 52% जो है वो पास है। और उसने बोला है भैया कि कुल पास तो 56, 156 है। कुल पास तो 156 है।
आप कहेंगे कि क्या सर 52% की वैल्यू 156 है? यस। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 156/52, 3। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 300। यानी कि टोटल उस परीक्षा में 300 लोग बैठे हैं। टोटल उस परीक्षा में कितने परसेंट लोग बैठे हैं? सॉरी, कितने लोग बैठे हैं? 300। अब आपसे एक बात और पूछी है। उसने कहा केवल हिंदी में फेल होने वाले, केवल हिंदी में फेल होने वाले, केवल हिंदी में, बताओ केवल हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं? ये क्या आप मुझे बता सकते हो? केवल हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं? आप ऐसा करो, आप हिंदी में फेल होने वाले की संख्या निकाल लो और उसमें से दोनों फेल वाले माइनस कर देना। ऐसा कर सकते हैं क्या कि आप हिंदी में फेल होने वाले, या हिंदी में फेल होने वाले कैसे निकालें? भैया हिंदी में 64% पास हुए हैं, 64% पास हुए हैं तो 36% फेल है। तो हिंदी में टोटल फेल कितने हैं? हिंदी में टोटल फेल कितने हैं? आप कहेंगे सर 36%। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 300 का 36% निकालना जरा, 300 का, तो आप कहेंगे सर 108 लोग। 108 लोग तो वो हैं जो हिंदी में फेल हुए हैं, लेकिन इन 108 में वो लोग भी हैं बच्चा जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो आप जरा मुझे बताओ दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हैं? अरे 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 अरे, कहां गया? दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हैं? आप कहेंगे सर दोनों सब्जेक्ट में पास तो 70% है। या फिर कुल पास अगर मैं निकालूं, कुल पास 52% की वैल्यू 156 है, तो अगर मैं इसका 70% निकालता हूं, कुल पास या कुल फेल, अगर 70% दोनों में पास हैं तो दोनों में फेल कितने हो गए? 30%। तो 300 का 30% निकालना, 90। 108 में से 90 घटा दो, 18 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब ये आपको मैं समझाता हूं आया कैसे। समझो आप मेरी बात को, यहां तक की प्रॉब्लम सबकी क्लियर है कि भैया 52% जो कुल पास हैं उसकी वैल्यू 156 दी हुई है, तो 100% 300 आ गया, यानी कि टोटल लोग हैं 300। अब दो ऑप्शन तो हमारे हट गए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एक सवाल उसने दे दिया कि केवल हिंदी में फेल होने वाले, केवल हिंदी में। तो मैंने आपसे बोला कि आप मुझे हिंदी में टोटल फेल बता दो कितने हैं। हिंदी में टोटल फेल, तो आपने कहा 36% निकाल दो सर 300 का 108। अब ये 108 में वो लोग भी हैं जो अंग्रेजी में भी फेल हैं। ये 108 में वो लोग भी हैं जो अंग्रेजी में भी फेल हैं भैया, क्योंकि आप वेन आरेख से समझो। अगर मैं आपसे कहूं ये 36% का गोला है, तो इसमें वो लोग भी आ रहे हैं जो अंग्रेजी में फेल हैं। हमें केवल हिंदी ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट, केवल हिंदी वाला। तो मैंने आपसे कहा 108 तो वो लोग हैं जो हिंदी में फेल हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो दो अंग्रेजी में भी फेल हैं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है दोनों सब्जेक्ट में पास अगर 70 हैं तो दोनों में फेल कितने होंगे? दोनों में फेल होंगे सर 30%। 100 में से 70 घटा दो, तो 300 का 30% निकाला 90। यानी कि जो ये कॉमन वाला पार्ट है ना, ये 90 आ गया। और ये हमने पूरा आंसर कितना निकाला था? 108। 108 में से 90 ये वाला पार्ट माइनस कर दो, तो केवल हिंदी वाला पार्ट आ जाएगा आपके पास। कितना आएगा? 18। 108 में से 90 माइनस किया, यानी कि 18 वो लोग हैं जो केवल हिंदी में हैं, जो केवल हिंदी में है। तो भाई ये लास्ट की लाइन ने इस सवाल को महंगा सवाल बना दिया। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत यहां करनी पड़ी है।
थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत। ठीक है, चलो अब यहां पर ये वाला टाइप होता है खत्म। अब मैं आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में बता देता हूं। हालांकि अब ये सवाल आने बंद हो गए हैं इनकम टैक्स वगैरह के, लेकिन कई बार आप जब बुक्स वगैरह सॉल्व करते हो तो वहां आपको ये सवाल दिख जाते हैं, बुक्स वगैरह में सवाल आपको दिख जाते हैं, तो फिर आप परेशान हो जाते हो कि यार ये सवाल कैसे आ गया। मैं आपको दो फॉर्मूले लिखवाऊंगा। ये सबसे पहले आपको मैं एक चीज बताऊं कि जो हमारी नेट इनकम होती है, नेट इनकम, आप भी जब अपनी सैलरी स्लिप निकलवाया करोगे ना, अपने एस्टेब्लिशमेंट, एक डिपार्टमेंट होता है एस्टेब्लिशमेंट या फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, आप जब महीने की सैलरी की स्लिप निकलवाया करोगे कि भाई मेरी सैलरी स्लिप, आपके मेल पे भी आया करेगी वो, जो ऑफिशियल मेल आईडी होगी, तो उसमें आपको नेट इनकम नाम की एक वर्ड दिखेगा। तो नेट इनकम का होता है, जैसे आप बोलते हो ना किसी से कि भाई कितनी सैलरी इन हैंड आ रही है, इन हैंड वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि भाई मेरी जो है ना वो 50,000 रुपए इन हैंड है, मेरी 42,000 इन हैंड है। तो इन हैंड का मतलब क्या होता है, वो आपके हाथ में नहीं देके जा रहे। इन हैंड का मतलब होता है कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी थी ना, ग्रॉस मतलब होता है जो टोटल सैलरी थी, उसमें से टैक्स कट गया, उसमें से जो भी फुट फुट कटना है, एनपीएस वगैरह कटना है, पेंशन वगैरह का जो पैसा कटता है वो कट गया। उसे कट, दो तीन चीज कटने के बाद में आपके हाथ में, आपके अकाउंट में कितना पैसा आया, दैट इज कॉल्ड नेट इनकम। ठीक है, तो नेट इनकम जो होती है बच्चे, वो ग्रॉस इनकम में से, वो ग्रॉस इनकम में से हम टैक्स को माइनस कर देते हैं। ग्रॉस इनकम में से टैक्स को माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी नेट इनकम कितनी है, हमारी नेट इनकम कितनी है। एक फॉर्मूला तो आपको ये पता होना चाहिए, हालांकि जरूरत नहीं है। जो बेसिकली सवाल पूछे जाते हैं आपसे, तो पूछे जाते हैं आयकर की दर, आपको इनकम टैक्स का रेट पूछेगा, आयकर की दर, इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स। आपसे कोई पूछने लगे कि भाई कितना टैक्स आपका कटा है, तो पूछेगा ना कितने परसेंट टैक्स आपकी सैलरी में से कटा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बटे ग्रॉस इनकम, टोटल इनकम जिसको बोलते हैं, टोटल इनकम भी बोल देते हैं ग्रॉस को, टोटल इनकम और इनटू 100। ये ही फॉर्मूला है। अगर सवाल बना आपके एग्जाम में तो इसी सवाल, इसी फॉर्मूले पे सवाल बनेगा कि भाई आयकर की दर बता दो, क्या होगा, आपको इनकम टैक्स दिया होगा इतना परसेंट बढ़ा, आपको टोटल इनकम बता देगा, टोटल इनकम इतनी है, और गुणा 100, और गुणा 100। ग्रॉस इनकम को टोटल इनकम भी लिख लो, ये वर्ड थोड़ा नया आपके लिए हो सकता है, टोटल इनकम। अगर हमें टोटल इनकम चाहिए तो मैं टैक्स को क्या करूंगा, नेट इनकम में जोड़ दूंगा, मैं टैक्स को क्या करता हूं, नेट इनकम में जोड़ दूंगा, तो मुझे टोटल इनकम पता चल जाएगी। और एक तीसरा फॉर्मूला है, एक तीसरा फॉर्मूला है कि अगर आप टोटल इनकम, अगर आप टोटल इनकम में, अब ये वही है, टोटल इनकम को इधर ले आओ, आप टोटल इनकम में रेट ऑफ इनकम टैक्स को अगर गुणा कर देते हो, रेट ऑफ टैक्स को गुणा कर देते हो, तो आपको इनकम टैक्स या फिर आयकर मिल जाएगा, इसको आयकर बोलते हैं। तो आपको क्या मिल जाएगा, आयकर मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको आयकर यानी कि इनकम टैक्स चाहिए, तो आपको जितनी भी आपकी सैलरी, मान लो आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिली, सपोज दैट आपको 1 लाख सैलरी मिली और आपको 10% टैक्स लगता है, तो आपका टैक्स कितना हो गया, टोटल इनकम 1 लाख रुपए है, 10% टैक्स लगता है तो गुणा 10%, आपका टैक्स कितना लगा, 10,000 रुपया। इस तरीके से टैक्स निकालोगे। ठीक है, तो ये तीन बेसिक बेसिक से फॉर्मूले हैं जो अब मैं सवाल में जिनका यूज करने वाला हूं। ठीक है, तो जैसे पहला
क्वेश्चन है आपके सामने, हालांकि सवाल बहुत रेयर पूछे गए हैं, बहुत रेयर। आपको फिर भी अपने प्रैक्टिस में इसको रखना है कि इनकेस अगर आ गया तो आप कर जाओ। कह रहा है कि यदि आयकर की दर में 20% की वृद्धि हुई, आयकर की दर में, रेट में, भाई दर में कितने परसेंट की वृद्धि है? 20% की वृद्धि। और कह रहा है आय में यानी कि इनकम में 25% की वृद्धि। तो आपसे कह रहा है आयकर में, आयकर में, आयकर में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। बच्चे आपको अगर याद है तो मैंने आपको किसी क्लास में एक बात बोली थी, मैंने आपको किसी क्लास में एक बात बोली थी कि अगर जैसे इनकम एक्सपेंडिचर वाला जो सवाल था कि अगर आपको कीमत में वृद्धि दे, अगर आपको कीमत में वृद्धि दे, कीमत में वृद्धि दे, अगर आपको खपत में वृद्धि दे, खपत में वृद्धि दे, और आपसे पूछने लगे खर्च में वृद्धि बताओ, खर्च में वृद्धि बताओ कितनी होगी, तो मैंने आपको बोला था कि कीमत गुणा खपत को करके ही हमें खर्च मिलता है। यानी कि कीमत को खपत से गुणा करके ही हमें क्या मिलता है? हमें खर्च मिलता है। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन से खर्च मिलेगा, तो भैया मैं इसमें सक्सेसिव मेथड लगा सकता हूं। क्या मैंने ये बताया था आपको? कीमत को खपत से गुणा करके ही खर्च मिलता है, और अगर हमसे कीमत का परसेंटेज दिया हो, खपत का दिया हो और खर्च का पूछ ले, तो मैं कीमत और खपत पे सक्सेसिव मेथड लगा सकता हूं। ये चीज मैंने आपको बताई थी। वही चीज आप यहां देखो कि भैया हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा कि जो आयकर होता है वो टोटल इनकम को हम रेट यानी कि दर से गुणा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम आय को दर से गुणा करते हैं तो हमें आयकर मिल जाता है। तो भैया यहां भी आय भी दी हुई है, दर भी दी हुई है, हमें पता है इन दोनों को गुणा करके ही हमें आयकर मिलेगा। तो मैं इन दोनों पे सक्सेसिव मेथड लगा सकता हूं। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं इन दोनों पे सक्सेसिव मेथड लगा सकता हूं, क्योंकि दर और आय को गुणा करके ही आयकर हमें मिलता है। वो कह रहा है आयकर की दर में 20% की वृद्धि, आय में 25% की वृद्धि, तो बताओ आयकर में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? टैक्स में। तो आप यहां सक्सेसिव मेथड लगाओ। 20 दोनों में वृद्धि है ना, प्लस 25 प्लस 20 गुणा 25 बटा 100। तो 20 पंजे 100 और 5 पूरे 25, 45 और 5 50%। आयकर में कितने परसेंट की वृद्धि आ गई? आयकर में 50% की वृद्धि। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। चलो एक और सवाल देता हूं। इस पहले इस वाले फॉर्मूले पे सवाल हो गया, अब इस सेकंड वाले फॉर्मूले पे सवाल देता हूं आपको। सेकंड और फर्स्ट दोनों को मिक्स करके सेकंड फॉर्मूला पढ़ो पहले। अगर आपसे आयकर की दर पूछे, रेट ऑफ इनकम टैक्स पूछे, तो इनकम टैक्स कितना है बटे टोटल इनकम, कुल इनकम चाहिए हमें, और गुणा 100। और कुल इनकम कैसे निकलेगी? नेट इनकम में टैक्स को जोड़ने पर। एक सवाल ऐसा है, ये रहा। आपको दिया हुआ है आयकर में 19% की वृद्धि, भाई टैक्स में कितना दिया हुआ है? टैक्स में दिया हुआ है 19% की वृद्धि, और आपसे कह रहा है नेट इनकम में, नेट इनकम कह रहे हैं ना, शुद्ध आय, शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम, नेट इनकम में 6% की कमी, नेट इनकम में 6% की कमी। तो नेट इनकम कितना है? 6% माइनस का 6%, या फिर 6% की कमी। तो यहां पर 6/19 मत कर देना बच्चा, गलत हो जाओगे आप, परेशान हो जाओगे आप। आयकर की दर पूछ रहा है, रेट ऑफ इनकम टैक्स। आयकर की दर का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था कि भैया कितना आयकर है, कितना रेट ऑफ इनकम, सॉरी कितना टैक्स है, बटे टोटल इनकम, टोटल इनकम और गुणा 100। यही बताया था मैंने आपको, गुणा 100। अब हमें पता है कि भैया अगर हमें नेट इनकम चाहिए, वो क्या होता है? टोटल में से, टोटल में से मैं टैक्स को माइनस कर देता हूं।
टोटल में से टैक्स को माइनस कर देता हूं मैं, यस और नो? ठीक है, तो टैक्स कह रहा है 19% की वृद्धि है और नेट इनकम में 6% की कमी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि टोटल इनकम अगर मुझे पता करना है, टोटल इनकम, टोटल इनकम, तो नेट इनकम में टैक्स को जोड़ दो, नेट इनकम में टैक्स को जोड़ दो। तो आप कहेंगे कि सर नेट इनकम है 19, टैक्स कितना है, 19% बढ़ा, ये 6%, ये आ जाएगा 25। तो दर कितनी आ जाएगी, 19, सवाल उल्टा है क्या? एक सेकंड, सवाल में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है क्या? हम्म। लेट मी चेक। यहाँ तो फिर 76% के आसपास जाएगा ना? ठीक है, ठीक है, सही है। मैं आपको इसको दूसरे तरीके से भी बता दूंगा, ठीक है? आपको अगर फॉर्मूला भी करना है या फिर फॉर्मूले में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, जैसे अभी थोड़ी सी हुई है, मैं आपको इसका बेसिक मेथड ही बताता हूँ, ठीक है? फॉर्मूले से अक्सर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। मैं आपको बिना फॉर्मूले के बताता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, जो ये 19% की आयकर में वृद्धि हुई है, जो ये 19% की आयकर में जो वृद्धि हुई है, वो 6% की कमी के कारण हुई होगी। भाई आय में मैंने 6% की कमी की, मैंने क्या की, मैंने आय में 6% की कमी की, क्या इसी की वजह से 19% की वृद्धि हुई है? या फिर अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि मान लो उसकी पुरानी आय, मान लो उसकी जो पुरानी सैलरी है, पुरानी आय है, सपोज वो ₹1 है, पुरानी आय कितनी है, ₹1 है, उस पर अगर 19% का टैक्स लगा, उस पर अगर 19% का टैक्स लगा है, तो क्या वो 19% का टैक्स जो होगा वो 6%, किसका 6%? भैया जब 6% में मैंने आय को माइनस किया है, जब मैंने 6% आय को कम किया है, क्या उसी के बराबर होगा? जो, यार ये, एक सेकेंड, मुझे कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही है भाई। आप ऐसा करो, इस क्वेश्चन को ना होमवर्क लिखो यार, अब मैं खामा इसमें आपको उल्टा सीधा कुछ समझा जाऊं। बढ़िया है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, मैं कल यहीं से शुरू करूंगा। अगर कुछ इसमें गड़बड़ हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि 6% की आय में कमी भी हो रही है और वो टैक्स भी बढ़ा रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? है ना? ओरिजिनल क्वेश्चन भी ठीक है। ठीक, चलो ठीक है, फिर इसे हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं बचा है और मैं अगर इसके बहुत डिटेल में भी जाऊंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं फिर कल के सेशन में इसी क्वेश्चन के साथ, और कल मैं आपको इस क्लास में इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन है उसे भी बता दूंगा। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।